Good morning class. In today's class I am going to start with the new topic that is tools of recombinant DNA technology. तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने इन प्रीवियस क्लास हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो टॉपिक्स हैं कि व्हाट इज़ वेक्टर, व्हाट इज़ प्लाज्मिड, व्हाट इज़ क्लोनिंग, ये सभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है। फॉर एंजाइम एग्जांपल भी दिया था इंसुलिन का। हाँ, तो इंसुलिन बनाने के लिए हम कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और ये भी एक इंसुलिन क्या है, हम जिसे केमिकल समझते हैं, एक्चुअली वो केमिकल नहीं है, वो ह्यूमन इंसुलिन है। जैसे कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी तरह कैसे वही नेचुरल प्रोटीन है वो, जो नेचुरली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिंथेसाइज किया जाता है। इन विट्रो इसकी सिंथेसिस होती है। इस वजह से बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, ये सभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इसमें टूल्स क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहला टूल है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल्स हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से हैं, तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू टाइप मेजरली प्रेजेंट होते हैं इन ई कोलाई और इन नॉर्मल सेल्स। दीज आर न्यूक्लियसेस एक्चुअली। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दीज आर न्यूक्लियसेस, और ये एक स्पेसिफिक और रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे कट करने का काम करते हैं। ये एक्चुअली में बायोलॉजिकल सीजर्स होते हैं। बायोलॉजिकल सीजर्स दैट मीन कि दे कट डीएनए मॉलिक्यूल। हमें डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने की ज़रूरत क्यों होती है। प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि हम कोई भी डिज़ायर्ड जीन है, ह्यूमन जीनोम से डिज़ायर्ड जीन हम सेपरेट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं और फिर उसे फ्यूज़ कर देते हैं वेक्टर में। वो वेक्टर क्या होता है, एक्चुअली में वो वेक्टर एक प्लाज्मिड होता है जो ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। दोनों के ही जीनोम को आइसोलेट सबसे पहले करा जाता है। ह्यूमन जीनोम को यहाँ पे ह्यूमन जीनोम को आइसोलेट किया जाता है और यहाँ पे प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट है। अब डिजायर्ड जीन को कट करके इस प्लाज्मिड को भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही कट किया जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक सीक्वेंस से अगर कट नहीं किया जाएगा तो ये यहाँ पे री एनलिंग नहीं हो पाएगी, मतलब जॉइनिंग नहीं हो पाएगी। अब इस ह्यूमन जीनोम को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाएगा। जब यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाएगा तो क्योंकि बैक्टीरिया सेल बहुत जल्दी रिप्लिकेट करती हैं और बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करती हैं। अब ये प्लाज्मिक बैक्टीरिया सेल के अंदर है, जब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यहाँ पे डिज़ायर्ड जीन है जो, ये बैक्टीरिया उसे एज ए अपने जीनोम की तरह ट्रीट करेगा और रिप्लिकेट करके कई सारे प्लाज्मिड्स फॉर्म कर देगा। एक मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होता है, 2 से 4, 4 से 8, 16 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाते हैं, हर 20 मिनट बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें क्या मिल जाती है, एक अपने डिज़ायर जीन जो हमारा सिर्फ एक ही नंबर में था या एक मॉलिक्यूलर था। अगर काउंटिंग देखी जाए तो ये डिज़ायर जीन है तो एक मॉलिक्यूल है सिर्फ,
मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर हम इसे फ्यूज़ कर देते हैं इस बैक्टीरियल जीनोम में तो इसकी विद इन 1 डे थाउजेंड्स ऑफ क्लोनिंग मिल जाती है। थाउजेंड्स ऑफ ये क्लोनिंग कर देते हैं, मतलब कॉपीज मिल जाती है इसकी। तो इसी कॉपीज को हम डीएनए सिंथेसिस एम्प्लीफिकेशन के थ्रू ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लीफिकेशन में क्या किया जाता है। पहले यहाँ पे क्लोनिंग के थ्रू हमें एक जीनोम की कई सारी कॉपीज मिल गई। अब इससे जो हमें प्रोटीन चाहिए या जो एंजाइम चाहिए हम बना सकते हैं। तो इसलिए बायोलॉजिकल सीजर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी इन्हें भी कट करना है। ह्यूमन जीनोम में से डिजायर्ड जीन को लेना है कट करके, और ये प्लाज्मिड जो ई कोलाई में प्रेजेंट है इसे भी कट करके यहाँ पे री एनालाइन करनी है। तो इसलिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जिसे बायोलॉजिकल सीजर्स बोला जाता है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका से एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो उसका एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या करता है कि जहां उसे कट करना रहता है सबसे पहले उसे रिकॉग्नाइज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डीएनए है तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो कहीं भी नहीं कट कर सकता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये रिकॉग्नाइज करता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट करता है। अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये हर कहीं भी नहीं कट कर देगा। यहाँ पे अगर हर कहीं कट करने लग जाएगा तो सिर्फ हमें अगर फॉर एग्जांपल ये ए है, बी है, सी डी, यहाँ पे सेगमेंट्स है कई सारे डी। अगर हमें चाहिए होगा सिर्फ बी सेगमेंट तो हमें सी भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, अगर ये हर कहीं कट करने लग जाएगा तो। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ बी सेगमेंट, तो हम इस डीएनए को ऐसे स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे जिसका एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को न्यूक्लिएजेस बोला जाता है। न्यूक्लिएजेस एंजाइम होता है इसलिए न्यूक्लिएजेस बोला जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए को कट करता है तो इसलिए न्यूक्लिएजेस बोला जाता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। क्योंकि जब डीएनए की सिंथेसिस होती है तो कई सारे रिपीटेटिंग सीक्वेंस लास्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए यहाँ लास्ट में कई थाउजेंड्स तक रिपीटेटिंग सीक्वेंस हो जाते हैं, और यहाँ पे भी थाउजेंड्स तक रिपीटेटिंग सीक्वेंस हो जाते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस सिर्फ इन्हें कट करने के लिए होता है, इन रिपीटेटिंग सीक्वेंस को निकालने के लिए यूज किया जाता है, एंड्स को कट करने के लिए किया जाता है मैच्योरिटी के लिए। लेकिन इसका रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में कोई यूज नहीं है, सिर्फ हम एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं, क्योंकि हमें मिडिल से हमें रिपीटेटिंग सीक्वेंस नहीं चाहिए होता है, क्योंकि रिपीटेटिंग सीक्वेंस का कोई फंक्शन नॉर्मली नहीं होता है। हमारे पूरे जीनोम में से सिर्फ 99% जो जीनोम होते हैं वो रिपीटेटिंग सीक्वेंस होते हैं। सिर्फ 1% ऐसा जीनोम होता है जो हमारे लिए प्रोटीन और एंजाइम का सिक्रेशन या का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें इसमें एंडोन्यूक्लियस चाहिए रहता है, क्योंकि हमें बस इतने ही जीनोम में से किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करना है। तो एंडोन्यूक्लियस, और सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई थी? 1963 में एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई थी।
डिस्कवर किया गया था 1963 में। इसमें जो एंडोन्यूक्लियस था, ये क्या कर रहा था, एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे कट कर रहा था। एंडोन्यूक्लियस 1963 में ये सॉरी, इसके बाद जो एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया है 5 ईयर लेटर, 5 साल के बाद फिर एक एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया, वो है HIN2 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है। इसके बाद जो डिस्कवरी हुई इको आर फर्स्ट, इसकी डिस्कवरी की गई। ये जो इको आर फर्स्ट किसे डिनोट करते हैं और क्यों इनको इको आर फर्स्ट बोला जाता है, अगर यहाँ पे देख लेते हैं इको आर फर्स्ट। इको आर फर्स्ट क्या है? इको आर फर्स्ट ई क्या है? एक जीन है जहां पे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। तो ये ई सिर्फ जीन को डिनोट करता है, एंड को ये स्पीसीज को डिनोट करता है, स्पीसीज को डिनोट करता है। आर स्ट्रेन को डिनोट करता है, किस स्ट्रेन से इसे लिया गया है। और फर्स्ट क्या है? ये एक आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। किस ऑर्डर में उसे निकाला गया है ये बताता है इको आर फर्स्ट। तो सबसे पहले इसे इको आर फर्स्ट, इसका रिकॉग्निशन साइट डिस्कवर किया गया था, और इन सभी के रिकॉग्निशन साइट अभी तक, जैसे 1963 में एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई थी। यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई थी, और 5 ईयर बाद HIN2। लेकिन इको आर फर्स्ट जो एंडोन्यूक्लियस है, इसके ये पहला एंडोन्यूक्लियस है जो जिसके रिकॉग्निशन साइट को डिस्कवर किया गया। वो रिकॉग्निशन साइट है GAATTC। ये रिकॉग्निशन साइट क्या है? ये पूरे डीएनए को या जीनोम को सर्च करता है, पूरे जीनोम को सर्च करेगा, आइदर वो ह्यूमन हो या प्लाज्मिड जीनोम हो, सर्च करेगा। जहाँ पे इससे सीक्वेंस GAATTC, जहाँ पे सीक्वेंस उसे इस 6 सीक्वेंस में मिल जाएगा, 6 सीक्वेंस GAATC। इसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है GAATC। जैसे ही इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ये पूरे जीनोम पे सर्च करता है, और सर्च करते करते जहाँ पे ये 6 बेस पेयर का ये सीक्वेंस मिल जाएगा, वहीं पे सिर्फ ये किसे कट करेगा? इन बिटवीन G और A के बीच के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। सिर्फ इतना वर्क है। जैसे ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये जीनोम यहाँ से अलग हो जाता है, और सिर्फ ये इसका एक और G और A के बीच में ये ब्रेक करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ
डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए रिप्लिकेशन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ पे ये डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ई कोलाई R1 R फर्स्ट जी और ए के बीच के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है और सिर्फ ये सिर्फ एक स्ट्रैंड को ही ब्रेक करता है, दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक नहीं करता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड को ब्रेक करता है। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे ये देख लेते हैं। सबसे पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सीक्वेंस क्या है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर दोनों साइड से रीड करे तो दोनों साइड से एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर हम डीएनए लेते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए, तो यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा, जी ए टी टी सी, और यहाँ पे जो दूसरा हेलिक्स है, यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसे होगा, सी टी टी ए जी। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आइदर हमें इस साइड से, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ रीड करें तब भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATTC होना चाहिए, और लेफ्ट टू राइट अगर रीड करें तब भी सीक्वेंस GAATTC होना चाहिए। तो इसी को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है कि आइदर हम लेफ्ट से रीड करें या राइट से रीड करें, सीक्वेंस हमें एक ही दिखना चाहिए। यहाँ पे एक सीक्वेंस यहाँ पे दिखना चाहिए, इसलिए इसे बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इसमें क्या होता है कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है सिर्फ एक डीएनए हेलिक्स को कट करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे अगर ये ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम है और यहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम है, तो ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम है तो यहाँ पे भी सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, GAATTC और CTTAG। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। अब इको R1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस इको R फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ कट करेगा, सिर्फ इसके एक हेलिक्स को कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये सभी ऐड रहते हैं, जॉइन रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इको R1 कहाँ से कट करेगा, इसके एक सीक्वेंस G और A के बीच में कट करेगा, और यहाँ पर ये इस साइड से G और A के बीच में कट करेगा, तब यहाँ पे री एनालाइज होगी, ये जॉइनिंग होगी। अब ये सीक्वेंस कैसे दिखने लग जाएगा, यहाँ पे ये सीक्वेंस है, जब यहाँ पे ये कट कर देगा, यहाँ पे ये कट कर देगा G और A के बीच में, तो ये एक्चुअली में कैसा दिखेगा,
ये यहाँ से कट हो गया है तो हमें यहाँ तक का सीक्वेंस नहीं देखने को मिलेगा, हमें ये अपोजिट वर्क करता है, अपोजिट वर्क करता है। जो आउटसाइड मतलब एंड की तरफ कट करेगा, ये एक्सोन्यूक्लियस नहीं है, एंडोन्यूक्लियस नहीं, एंडोन्यूक्लियस है, तो एंड में कट करेगा। यहाँ पे आउटसाइड हो जाता था इसलिए यहाँ नहीं कट करेगा, ये हमेशा विद इन मतलब बीच में कट करता है। और एंडोन्यूक्लियस है, बिटवीन मतलब अंदर डीएनए सेगमेंट के अंदर कट करता है। यहाँ पे आउटसाइड था तो यहाँ पे कट नहीं करेगा, ये GA के वहाँ कट करेगा। ये एंडो न्यूक्लियस है, एंडो न्यूक्लियस है, इसलिए डीएनए चैन के या डीएनए हेलिक्स के बीच में कट करेगा, जहाँ पे इसे ये सीक्वेंस मिल जाएगा उसके G और A के बीच में। ठीक यहाँ पर भी ये आउटसाइड पड़ जा रहा है तो यहाँ नहीं कट होगा, ये कट G और A के बीच में करेगा क्योंकि एंडोन्यूक्लियस है। अब सीक्वेंस कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये सीक्वेंस इस तरीके से देखने को मिलेगा, जी रह जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये सीक्वेंस नहीं हेलिक्स में रहेगा और बाकी का सीक्वेंस CTTAAG ऐसे देखने को मिलेगा। ये है ह्यूमन जीनोम। और बैक्टीरियल जीनोम में क्या देखने को मिलता है, बैक्टीरियल जीनोम में भी ये सेगमेंट हट जाएगा, सिर्फ कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पे GAATTC। तो अब इन्हें ज्वाइन किया जा सकता है। ज्वाइन कैसे किया जाएगा, यहाँ पे सीक्वेंस कैसे, यहाँ पे ठीक इसके जगह आ जाएगा, AAT की जगह ये आ जाएगा, AAT की जगह आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे AATTC, यहाँ पे भी AATTC, तो इसका कौन सा सीक्वेंस आएगा, AATTC। इतना सीक्वेंस इस तरीके से यहाँ पे जोड़ा जाएगा, इस तरीके से। बॉन्डिंग हो जाएगी A और T से, ATTA और C और G में, इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे ये जुड़ जाएगा यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। अब हमें कैसा सीक्वेंस दिखा, ऐसा सीक्वेंस दिखा। हमें जो डिजायर जीन था ह्यूमन जीनोम कैसे जोड़ दिया, यहाँ पे G और A को जब क्रॉस करते हैं तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को एक स्ट्रैंड को सिर्फ ब्रेक किया जाता है, एक स्ट्रैंड को ब्रेक करने पर ही रीएनालिंग होगी। और रीएनालिंग किस एंजाइम के थ्रू होता है, यहाँ पे डीएनए लाइगेज के थ्रू रीएनालिंग होती है, डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू रीएनालिंग होती है किसी भी चैन की। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर। पहले यहाँ पे कैसे, अब यहाँ पे कैसे जॉइनिंग कैसे होती है ये देख लिया गया है। अब डिजायर जीन और क्या है, और डिजायर जीन क्या है, कैसे जोड़ा जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, एंडोन्यूक्लियस कहाँ वर्क करता है, ये पता चल गया। डीएनए लाइगेज होते हैं, ये हो गया। अब क्लोनिंग वेक्टर कैसे बनाते हैं, इससे पहले देख लेते हैं कि इसे ट्रांसफर कैसे किया जाता है। यहाँ पे ये ह्यूमन जीनोम है और ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। बैक्टीरियल प्लाज्मिड है
अब हमें पता चल गया इको R1, एक ही इको R फर्स्ट कहाँ यूज किया जाएगा, दोनों ही जीनोम के लिए एक इको R फर्स्ट यूज किया जाएगा। इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक एक ही साइड पे कट करेगा। अगर एक साइड पे कट होने से क्या होगा कि इन्हें ज्वाइन करने में आसानी रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट एंडोन्यूक्लियसेस अगर यूज कर लेते हैं, अगर इको R1 एक जगह इको R1 यूज करते हैं और एक जगह हिंद सेकेंड यूज करते हैं। अब इसका जो रिकॉग्निशन साइट होगा या सीजर मॉलिक्यूलर सीजर की तरह कट करता है, अब ये कहीं और कट करेगा। फॉर एग्जांपल C और T के बीच में ये कट करेगा और ये कट करेगा G और A के बीच में। तो यहाँ पे जो A हट गया और यहाँ पे T हो गया, यहाँ पे C और T था तो C हट गया, T बचा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ज्वाइनिंग करने में ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी अगर ये डिफरेंट साइड पे कट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे सीक्वेंस TCAAG है और हमने इको R1 इसके लिए रिकॉग्निशन साइट क्या था, इको R1 प्लाज्मिड के लिए यूज कर लिया और इसके लिए हिंद 2 यूज कर लिया। तो इको R1 प्लाज्मिड को कहाँ से कट करेगा, GAATTC। तो हमें जो मिलेगा सीक्वेंस वो क्या मिलेगा, TTAAC, ये सीक्वेंस मिलेगा। अब ज्वाइनिंग कैसे होगी, T की T से नहीं हो पाती है, C की T से भी नहीं हो पाती, A की A से नहीं हो पाती और A की A से नहीं हो पाती है ज्वाइनिंग। ये हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पहले डिस्कस हो चुका है कि किसकी पायरीन पायरिमिडिन से ही जुड़ते हैं। सिर्फ पायरीन और पिरिमिडिन कभी ऐड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिरिमिडिन एक साथ आ गए, प्यूरिन एक साथ आ गए, यहाँ पे प्यूरिन एक साथ आ गए, तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए सिर्फ एक ही इको R1 का यूज किया जाता है, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमें डिजायर था, डिजायर जीन हमने यहाँ से कट कर लिया, कट करके अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये कैसा दिखेगा, जो प्लाज्मिड है वो इस तरीके से प्लाज्मिड दिखने लग जाएगा। प्लाज्मिड, अब इसके पास ह्यूमन जीनोम है और प्लाज्मिड है, यहाँ पे ओरिजिन है और ओरिजिन रिप्लिकेशन की शुरुआत करता है, रिप्लिकेशन की ओरिजिन करता है। अब ये प्लाज्मिड ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बैक्टीरिया ई कोलाई में प्लाज्मिड यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाएगा जिसके पास ह्यूमन जीनोम है। अब ये जैसे जैसे ई कोलाई रिप्लिकेट करेगा वैसे वैसे ह्यूमन जीनोम की कई सारी कॉपीज मिल जाएंगी इस ई कोलाई बैक्टीरिया में। अब ये भी रिप्रोड्यूस होगा, आफ्टर 20 मिनट बाद ई कोलाई डबल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा और कई सारे कॉपीज हमें मिल जाएंगे। अब हम कई सारे कॉपीज हमें मिल गए हैं, अब इन्हें क्या बोला जाएगा, क्लोनिंग बोला जाएगा, क्योंकि हमने क्लोन का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे ई कोलाई में जब हमें फ्यूज कर देंगे डिजायर जीन को, तो वहाँ ई कोलाई में फिर इस जीनोम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अब ई कोलाई इसे अपने रिप्लिकेशन के साथ इस जीनोम को भी रिप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा और जैसे जैसे विदिन 1 डे क्या होता है कि कई सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज हमें एक जीन के मिल जाते हैं, कई सारे। और इसे हम कैसे यूटिलाइज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इस क्लास में नहीं। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमें क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं और क्लोनिंग वेक्टर्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस होगा। क्लोनिंग वेक्टर्स
नेक्स्ट टॉपिक है क्लोनिंग, क्लोनिंग वेक्टर्स, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।